अध्याय 17 घोषणा। मैंने उस हिंदू पर थका हुआ आह भरी जिसने ऐसी बातें चिल्लाई थी। आसपास के कुलीन लोग हमें कौतूहल से देख रहे थे क्योंकि हिंदू की चीखें उनके कानों तक पहुंच रही थी। इस भोज के बाद हम द्वंद्व युद्ध करें। विजेता को लेडी इसाबेला से विवाह करने का अधिकार होगा। उसने गंभीरता से मेरे चेहरे को देखते हुए कहा। क्या वह गंभीर है? ऐसा नहीं है कि मैं शादी में लेडी इसाबेला का हाथ चाहता हूँ। मैं शादी भी नहीं करना चाहता। वह इसे क्यों नहीं लेता? मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, मेरा विवाह करने का कोई इरादा नहीं है, मैंने शांति से कहा। हालांकि उसने बस अपनी आंखें सिकोड़कर मेरी ओर देखा। तो क्या अब तुम भाग जाओगे? उसने उकसाते हुए पूछा। नहीं, मेरा भागने का कोई इरादा नहीं है, लेकिन मुझे कोई कारण नहीं दिखता कि मैं आपके साथ द्वंद्व युद्ध करूं। तुम्हें कोई कारण नहीं दिख रहा? क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कोई कारण बताऊं? वह कुछ धमकाने वाले अंदाज में पूछता है। बेशक, मेरी हैसियत मुझे किसी महान व्यक्ति को मना करने की इजाज़त नहीं देती, खासकर हिंदू हैसियत वाले व्यक्ति को। बाद में इसके परिणामों से निपटना वाकई बहुत कष्टकारी होगा। हालांकि उसके द्वंद्व युद्ध को स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन मेरे एक हिस्से को लगता है कि यह बहुत अधिक परेशानी भरा होगा। मैंने सोचा। अयुमु, जो चुपचाप हमारी बातचीत देख रहा था, उसने बोलने का फैसला किया। आप इसे स्वीकार क्यों नहीं करते हारुतो? मैं वास्तव में आपके जादू के स्तर के बारे में जानने को उत्सुक हूँ। आप दोनों के बीच जादू का द्वंद्व देखने से मुझे बेहतर समझ मिलेगी, अयुमु ने अचानक कहा। इसाबेला के साथ साथ हिंदू के साथ आई तीनों महिलाओं की आंखें चौड़ी हो गईं। जाहिर है कि अयुमु को अब तक किसी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए वे उसके अचानक प्रस्ताव से वास्तव में आश्चर्यचकित थीं। क्या ये सचमुच होगा? ठीक है, मैंने पुष्टिकरण हेतु पूछा। अय्यू ने एक सौम्य नज़र से अपना सिर हिलाया। इसाबेला के चेहरे पर राहत की भावना थी, लेकिन उसका रंग खराब था। हर समय ऐसे आदमी से निपटना सचमुच बहुत कठिन रहा होगा, मैंने मन ही मन सोचा। जब भोज समाप्त हो जाएगा तो मैं सारी व्यवस्था कर दूंगी। तब तक आप लोग इस भोज का आनंद क्यों नहीं ले रहे हैं? काफी समय हो गया है जब सभी लोग इसका आनंद ले पाए हैं, है न? अयुगु ने अपने प्याले में अभी भी शराब का स्वाद लेते हुए कहा। कृपया इस भोज में आपके शांतिपूर्ण समय को बाधित करने के लिए मेरी ओर से आप सभी से क्षमायाचना स्वीकार करें। अयुमु ने अपने दाहिने हाथ को छाती पर रखते हुए शालीनता से अपना सिर झुकाते हुए कहा। सभी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर रहा था। कुलीन पुरुष उसे प्रशंसा की दृष्टि से देखते थे, जबकि कुलीन महिलाएं उसे स्नेह भरी नजरों से देखती थीं। ये देखकर मैं कह सकता था कि राज्य उस पर बहुत कृपा करता है। क्या हर देश में प्रथम श्रेणी के जादूगरों के साथ ऐसा ही व्यवहार किया जाता है? मैं अचंभित हुआ। लगभग उसी समय भोज का उद्घोषक मुख्य मंच की ओर बढ़ा। आज रात के भोज में भाग लेने वालों के सामने खड़े होकर उसने रईसों के सामने सिर झुकाया। रईसों ने तब अपना ध्यान उद्घोषक की ओर लगाया जो घोषणा शुरू करने वाला था। महान वतनबे साम्राज्य के महानुभावों, नमस्कार। महामहिम राजा और रानी जल्द ही प्रकट होने वाले हैं, वह चिल्लाया। एक बड़े दो तरफा लकड़ी के दरवाजे के पीछे राजा और रानी की आकृति मंच पर दिखाई दे रही थी। उनके पीछे हिनाता एक पतली काली पोशाक पहने हुए थी जो पूरी तरह से उसके शरीर से चिपकी हुई थी। उसका चेहरा बेहद शांत और संयमित था। उसके पीछे से स्कारलेट थी जिसने एक खूबसूरत हल्के नीले रंग की पोशाक पहनी हुई थी जो उसके शरीर की हरकतों के साथ नृत्य कर रही थी। अपनी बहन के विपरीत उसके चेहरे पर एक आकर्षक मुस्कान थी क्योंकि वह दर्शकों की ओर अपने हाथों को लहरा रही थी। पीछे से 3 मीटर की दूरी पर राचेल आ रही थी, जो एक चमकीली पीली पोशाक पहने हुए थी जो उसके घुटनों तक पहुंच रही थी। उसमें एक बच्चे जैसा भाव देख रहा था। उसका रूप प्यारा था, अपनी 2 बहनों के विपरीत, जिनके बारे में कोई भी आसानी से कह सकता था कि वे सुंदर या भव्य शब्द की परिभाषा थी। शाही बहनों की अद्भुत सुंदरता को देखकर सभी रईसों की आंखें चौड़ी हो गईं, जबकि कुछ रईस राजा और रानी दोनों की प्रशंसा कर रहे थे कि वे एक सुंदर जोड़ी हैं। मैं भी शाही बहनों को देखकर अपनी आंखें चौड़ी कर रहा था, जबकि चुपके से राजा और रानी की प्रशंसा कर रहा था। उन सभी के बाल लाल थे। अगर आप राजा को छोड़ दें तो ऐसा लगता है जैसे मैं लाल गुलाबों के एक समूह को देख रहा हूँ। वे इतने सुंदर दृश्य थे कि सब कुछ लाल रंग में रंग गया। इसके बाद उद्घोषक ने राजा को प्रणाम किया और एक तरफ हट गया। अब उसका सारा ध्यान राजा पर था और वह फिर मुख्य मंच के सामने की ओर चला गया। आप सभी का यहाँ आने के लिए धन्यवाद। हमारी प्रिय राजकुमारियाँ 1 महीने तक गायब रहने के बाद अंततः वापस आ गई हैं। अब समय आ गया है कि हम इस अवसर पर उनकी सुरक्षित वापसी का जश्न मनाएं। अंतर्वस्तु, राजा ने ऊंची आवाज में कहा, जो पूरे स्थल पर गूंज उठी और वहां उपस्थित सभी लोगों तक पहुंची। पूरे स्थल पर जयकारे और तालियां गूंज रही थी।
तथा उपस्थित महानुभावों की चीखें हर जगह सुनाई दे रही थी। मैं मुख्य मंच पर बैठी स्कारलेट की ओर देख रहा था और मेरी नज़रें उनसे मिली और फिर उन्होंने अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। अंधेरा। ओह, ऐसा लगता है कि आपने और लेडी स्कारलेट ने काफी घनिष्ठ संबंध बना लिया है। उद्धरण चिन्ह। अयुमू ने हमारी बातचीत को देखकर बड़बड़ाया। सेटिंग। हाँ, मैं यह नहीं कहूँगा कि हमारे बीच कोई करीबी रिश्ता है, मैंने कुछ शर्मिंदा होकर कहा। अनुप्रयोग। अच्छा, क्या अब हम शाही परिवार से मिलने चलें? ये वो समय है जब कुलीन लोग शाही परिवार का अभिवादन करेंगे, तुम्हें पता है, उनका अभिवादन करने में कोई बुराई नहीं होगी। उन्होंने मुख्य मंच पर खड़े शाही परिवार को देखते हुए कहा। इसाबेला ने भी चेहरे पर सुखद मुस्कान के साथ शाही परिवार की ओर देखा। तो फिर हारुतो, क्या हम साथ साथ चलेंगे? इसाबेला ने क्षमा प्रार्थी चेहरे के साथ सुझाव दिया। सर जरूर, मैंने अनिच्छा से हिंदू की ओर देखते हुए कहा, जो मेरे दाहिनी ओर खड़ा था और उसके चेहरे पर कटु भाव थे। तस्क। हिंदू शाही परिवार की जय जयकार कर रहे कुलीनों की भीड़ में जीप चटकाता हुआ चला गया, उसके साथ खड़ी महिलाएं भी उसके पीछे चली गई। इसके बाद इसाबेला और मैं राजसी परिवार की ओर चल पड़े जो कुछ ही दूरी पर था। क्षमा मांगना। वह दूसरी ओर देखते हुए बुदबुदाए। में ये तो नहीं देख पाया कि उसके चेहरे पर किस तरह का भाव था, लेकिन उसकी कांपती आवाज से मैं बता सकता था कि वह परेशान थी। अध्याय 18 प्रस्ताव। इसाबेला और मैं उन कुलीन लोगों के समूह के बीच से होकर गुजरे जो एक दूसरे का अभिवादन कर रहे थे। फिर हम जल्दी से राजसी परिवार की ओर बढ़े जो मुख्य मंच पर एक साथ खड़े थे। राजसी परिवार भी उसी तरह अपने चारों ओर खड़े कुलीन लोगों का अभिवादन कर रहा था। राजा की ओर से वह कुछ उच्च पदस्थ कुलीनों का अभिवादन कर रहे थे जो वतनबे साम्राज्य में सुप्रसिद्ध थे, जबकि रानी भी उन कुलीनों का अभिवादन कर रही थी जो उनसे बात करके अत्यंत प्रसन्न थे। हिनाता उन कुलीन पुरुषों से घिरी हुई थी जो उससे बात करने के लिए उत्साहित थे। वह उनका अभिवादन करते हुए अपने चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान ला रही थी। स्कारलेट कुलीन पुरुषों के एक बड़े समूह से घिरी हुई थी जो प्रमुख कुलीन परिवारों से थे। भीड़ को देखकर मैंने तब तक प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया जब तक कि कुलीन लोग अपना अभिवादन समाप्त नहीं कर लेते, क्योंकि मेरे जैसे पद के किसी व्यक्ति द्वारा कुलीन लोगों को बीच में रोकना बहुत ही असभ्यता माना जाता। इसाबेला के मन में भी मेरे जैसा ही विचार आया, क्योंकि वह भी मेरे बाईं ओर खड़ी होकर चुपचाप प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी स्थिति को देखते हुए वह आसानी से कुलीन लोगों की भीड़ के बीच से निकल सकती थी, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत विचारशील है। उस एहसास से मेरे होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। आप अवश्य ही सर हारुतो होंगे, है न? मैंने अपने दाएं से एक आवाज़ सुनी। फिर मैंने आवाज़ की उत्पत्ति को खोजने के लिए अपनी नज़र घुमाई। वहां मैंने एक आदमी को देखा जो अपने शुरुआती 20वें दशक में लग रहा था। उसके गहरे भूरे रंग के बाल अत्यंत पूर्णता के साथ कटे हुए थे। उसकी गहरी भूरी आंखें बेहद तीखी थीं क्योंकि उसने अपनी आंखें सिकोड़ ली थीं। जब मैंने उसकी तीखी नज़र महसूस की तो मैंने तुरंत अपना आसन सीधा कर लिया। हाँ, यह मैं हूँ, आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने कुछ घबराते हुए कहा। एक साधारण व्यक्ति के लिए आपका पालन पोषण अच्छी तरह से हुआ है, उसने अपनी आवाज़ में थोड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा। मैं आपकी प्रशंसा पाकर बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूँ, मैंने आदरपूर्वक सिर झुकाते हुए कहा। किसी भी मामले में मैं काउंट वेस्ले हूँ, वेस्ले कुलीन परिवार का मुखिया। उद्धरण चिन्ह। काउंट ने झुककर अपना परिचय देते हुए कहा। वेस्ले, ये नाम परिचित लगता है। ओह, क्या ये वही कुलीन परिवार नहीं है जिससे लेडी चेल्सी जुड़ी हुई है? मुझे याद आया कि मैं उस लड़की से मिला था जो मुझे रॉयल अकादमी में जाते समय मिली थी। अगर मुझे सही से याद है तो वेस्ले कुलीन परिवार वतनबे साम्राज्य में बहुत प्रसिद्ध है। वे पानी के जादू का इस्तेमाल करने में सबसे अच्छे हैं और इस साम्राज्य में अपने उपचार जादू के लिए प्रसिद्ध हैं। आप उन्हें वतनबे में राजनीतिक शक्ति में तीसरे सबसे बड़े व्यक्ति के रूप में भी देख सकते हैं। सर वेस्ले से बात करने का अवसर पाना मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है। मैं आशा करता हूँ कि अब से आप मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, मैंने नम्र स्वर में कहा। एक आम आदमी के लिए आपका व्यवहार वाकई प्रभावशाली है। वैसे भी मैं तो बस महारानी के तथाकथित उद्धारकर्ता को बधाई देने का एक मौका चाहता था। लगता है महारानी भी आपके बारे में बहुत अच्छा सोचती हैं, इसलिए मैं थोड़ा उत्सुक था कि आप किस तरह के व्यक्ति हैं, उन्होंने हल्के स्वर में कहा। मैं समझ गया। खैर, मुझे आशा है कि मैंने आपकी उम्मीदों पर पानी नहीं फेरा, मैंने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाते हुए कंधे उचकाते हुए कहा। सर वेस्ली, लेडी मारिया आपसे बात करना चाहती हैं। उद्धरण चिन्ह। एक महान व्यक्ति ने हमारी चर्चा में बाधा डाली, लेकिन फिर एक अजीब सा चेहरा बनाया क्योंकि वह बिना अनुमति के काउंट की चर्चा में घुस गया था। थोड़ी देर के लिए काउंट वेस्ली ने एक परेशान चेहरा बनाया,
फिर अपने सामान्य भाव में वापस आ गया। कृपया मुझे एक क्षण के लिए क्षमा करें सर हारुतो, लेकिन ऐसा लगता है कि मुझे अभी अन्य काम निपटाने हैं, लेकिन अगली बार जब हम खाली हों तो बात करेंगे। उन्होंने कार्यक्रम स्थल की दूसरी ओर जाते हुए कहा। ऐसा लगता है कि जब हम बात कर रहे थे तब स्कारलेट और दूसरे ने रईसों के साथ अपना अभिवादन समाप्त कर लिया था और नीचे की ओर जा रहे थे। अरे, क्या तुम दोनों आनंद ले रहे हो? स्कारलेट ने उत्सुकता से अपना सिर झुकाते हुए पूछा। हाँ, मुझे अपना समय बहुत आनंददायक लगता है, क्योंकि यहाँ सर हारुतो मेरे वार्तालाप साथी के रूप में मौजूद थे। इसाबेला ने स्कारलेट के सवालों का जवाब चेहरे पर एक खुशनुमा मुस्कान के साथ दिया। स्कारलेट ने अपने हाथ को अपनी ठोड़ी के नीचे रखा हुआ था और उसके चेहरे पर एक चिंतनशील भाव था। क्या कुछ गड़बड़ है राजकुमारी? मैं उसके हाव भाव देखकर पूछता हूँ। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, उसने कुछ अजीब तरीके से कहा जबकि उसकी आंखें बेचैनी से इधर उधर घूम रही थीं। उसे बगल से देख रही इसाबेला थी, जिसके चेहरे पर स्कारलेट की प्रतिक्रिया को देखकर एक मनोरंजक भाव था। फिर उसने अपना शरीर मेरे हाथ पर ले जाकर अपने शरीर को मेरे करीब दबाया। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। अंतर्वस्तु, अंधेरा। ठीक है हारुतो, क्यों न हम नृत्य के लिए चलें? रात अभी जवान है, तो क्यों न हम इसका पूरा लाभ उठाएं? उसने शरारती ढंग से मुस्कुराते हुए अपने होठों को विस्पर के करीब लाते हुए मेरे कान में कहा। मेरे शरीर में उसकी गर्म सांसों की अनुभूति से झटका लगा, जबकि मेरे चेहरे पर एक परेशानी भरी नजर थी। मैं वास्तव में इस प्रकार की लड़कियों के साथ अच्छा नहीं हूँ। इस कृत्य से कोई भी सामान्य लड़का आसानी से बहक सकता था, लेकिन मैं खुद को इतनी आसानी से बहकने नहीं दूंगा। सेटिंग, निश्चित रूप से वह सुंदर है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि उसके सुंदर लंबे लहराते नीले बाल और समुद्र की नीली आंखें उसके उज्ज्वल और चंचल व्यक्तित्व के साथ कई पुरुषों के दिलों को चुरा लेंगी, खासकर मेरी उम्र के। लेकिन मेरा दिल इतनी आसानी से नहीं बदलेगा, सिर्फ इसलिए कि किसी का चेहरा सुंदर है। मेरे जैसे किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे प्यार का कोई अनुभव नहीं है और जो पहले कभी प्यार में नहीं पड़ा है, रोमांस के मामले में आकर्षित करना वाकई मुश्किल होगा। गहरी आहें भरने की इच्छा को दबाते हुए जब मैंने स्कारलेट के चिढ़े हुए चेहरे को देखा तो मैं नकली खांसी करते हुए गंभीर भाव धारण कर लिया। मुझे आपका डांस पार्टनर बनकर गर्व महसूस होगा। मैंने विनम्रतापूर्वक कहा कि मेरे पास मना करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि कम से कम एक बार नृत्य किए बिना किसी नृत्य पार्टी में भाग लेना दयनीय होगा। धन्यवाद, लेकिन पहले क्या आप राजकुमारी स्कारलेट के साथ नृत्य करेंगे? मेरा मतलब है कि वह राजकुमारी है। उसने राजकुमारी स्कारलेट को आंख मारते हुए कहा। उस संकेत को देखकर स्कारलेट के गाल गहरे लाल रंग के हो गए थे। मैंने परेशान चेहरा बनाया क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि क्या मुझे राजकुमारी स्कारलेट के साथ नृत्य करने का अधिकार है। वह एक राजकुमारी थी, मैं तो बस एक आम आदमी था। क्या मुझे ऐसे विशेषाधिकार का अधिकार था? शायद रईसों को गुस्सा आएगा जब वे मुझे दूसरी राजकुमारी के साथ नृत्य करते देखेंगे। मेरा पूरा जीवन में हमेशा अपने आसपास की हर चीज को नजरअंदाज करके किसी भी परेशानी वाली समस्या या स्थिति से बचने की कोशिश करूंगा, लेकिन यह वह तरीका नहीं है जिसका यहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं वास्तव में खुद को ऐसी किसी भी चीज में शामिल नहीं करना चाहता था जो मुझे बाद में परेशान करे, लेकिन इसे स्वीकार नहीं करना एक बुरा फैसला होगा, खासकर जब ये राजघराने का हो। तो फिर क्या तुम मेरे साथ नृत्य करोगी राजकुमारी स्कारलेट? मैं अपना हाथ उसकी ओर बढ़ाते हुए पूछता हूँ। अनुप्रयोग अध्याय 19 शाही नृत्य। मैंने राजकुमारी स्कारलेट को अपना दाहिना हाथ दिया और धैर्यपूर्वक उसके जवाब का इंतजार करने लगा। एक पल के लिए उसने आश्चर्य और उलझन के भाव से अपना चेहरा बनाया, लेकिन फिर वह अपने आप को संभालने में सफल रही। फिर उसने धीरे से मेरा बड़ा हुआ हाथ थाम लिया। क्या हम? मैंने उसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा। मैंने उसके लाल गालों को नजरअंदाज करने का फैसला किया। हाँ, उसने घबराते हुए दूसरी ओर देखते हुए कहा। बहुत बढ़िया, अब जब ये तय हो गया है तो आप लोग वहाँ क्यों नहीं चले जाते? देखो, अगला गाना शुरू होने वाला है। उसने डांस फ्लोर की ओर इशारा करते हुए कहा। वहाँ पहले से ही काफी लोग जमा थे। इस प्रकार स्कारलेट और मैं एक साथ उस दिशा में आगे बढ़े। जब तक हम पहुंचे तब तक पहला गाना जो पहले से बज रहा था समाप्त हो चुका था और दूसरा गाना अब शुरू होने वाला था। फिर हम अपने शरीर को उस बिंदु तक ले आए जहां हमारे शरीर एक दूसरे को छू रहे थे और फिर हमने नाचना शुरू कर दिया। स्कारलेट ने अपने शरीर को पूरी तरह से शानदार तरीके से हिलाया और उसका रूप एकदम सही था। मैं इस तरह के नृत्यों का पूरी तरह से अभ्यस्त नहीं था, इसलिए मैंने उसे आगे बढ़ने दिया और मैं उसका अनुसरण करने लगा। मैंने बीच बीच में कुछ गलत कदम उठाए, लेकिन स्कारलेट ने अपने शरीर की हरकतों से उन सभी को ढक दिया।
हमारे नृत्य से दर्शक सभी मंत्रमुग्ध हो गए। स्कारलेट ने फूलों के खेत में खिलते हुए फूल की छवि पेश की। जैसा कि राजकुमारी स्कारलेट से अपेक्षा की जाती है, उनकी सुंदर चाल सचमुच आकर्षक है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, वह सचमुच आश्चर्यजनक शब्द की परिभाषा है। सर हारुतो स्वयं भी काफी आकर्षक हैं। उनके असामान्य काले बाल उन्हें एक अप्राकृतिक रूप देते हैं जो आमतौर पर इस राज्य में देखने को नहीं मिलता। उद्धरण चिन्ह। स्वाभाविक रूप से दर्शकों की ओर से प्रशंसा के शब्द गूंज उठे, जो इस तरह ध्यानमग्न होकर देख रहे थे, मानो एक भी क्षण को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते हों। ऐसा लगता है कि हम ध्यान का केंद्र थे। उद्धरण चिन्ह। मैंने इस पर प्रसन्न होकर कहा, ऐसा लगता है क्या आप असहज हैं? स्कारलेट मेरे चेहरे को देखते हुए पूछती है। खैर, मैं असहज नहीं हूँ, लेकिन यह एक नया एहसास है। मैंने कहा कि मैं स्कारलेट का हाथ पकड़कर उसे घुमा रहा हूँ। उसकी लंबी नीली पीली पोशाक घुमाव से फड़फड़ा रही है। फिर हमने एक बार फिर अपने शरीर को पास लाया और अपना नृत्य जारी रखा। ये थोड़ा शर्मनाक है, वह अजीब तरह से मेरी ओर देखते हुए बुदबुदाई। स्वाभाविक रूप से हमारे शरीर एक दूसरे से सटे होते हैं। जब हम एक दूसरे के चेहरे को बिल्कुल नजदीक से देखते हैं, बेशक ऐसा कुछ शर्मनाक होगा। मैंने हल्के से हंसते हुए सोचा, क्या तुम क्यों हंस रहे हो? स्कारलेट अपने होठों को प्यार से फुलाते हुए पूछती है। माफ करना, मैं खुद को रोक नहीं सका। आखिर राजकुमारी स्कारलेट पहले भी कई औपचारिक नृत्यों में जा चुकी थी, है ना? मैंने शरारती मुस्कान दिखाते हुए पूछा। उसकी हरकतों को देखकर साफ पता चल रहा था कि यह औपचारिक नृत्य में उसका पहला मौका नहीं था। हाँ, लेकिन असल में ये पहली बार है जब मैं किसी ऐसे व्यक्ति के साथ नृत्य कर रहा हूँ जो मेरा बहुत करीबी है। उसने धीरे से कहा। क्या तुमने कुछ कहा राजकुमारी? उद्धरण चिन्ह। मैं उत्सुकता से अपना सिर झुकाते हुए पूछता हूँ। उसने अपने पहले शब्द थोड़े जोर से शुरू किए, लेकिन उसके वाक्य का आखिरी हिस्सा बहुत धीमा था। हालांकि हम एक दूसरे से बहुत करीब से चिपके हुए थे, मैं उसे सुन नहीं पाया। कोई बात नहीं, इसकी चिंता मत करो। उद्धरण चिन्ह। उसने लाल चेहरे से कहा। हमने लगभग 20 मिनट तक नृत्य जारी रखा। अंततः जब गाना बंद हो गया तो हमारा नृत्य समाप्त हो गया और हम इसाबेला की ओर बढ़े जो कुछ दूरी पर दर्शकों के साथ खड़ी थी। ये सचमुच एक शानदार नृत्य था। उद्धरण चिन्ह। बहुत सुंदर कोरियोग्राफी। उसने हाथ ताली बजाते हुए कहा। अंतर्वस्तु। हाँ, यह इतना बढ़िया नहीं था। उद्धरण चिन्ह। मैंने थोड़ा शर्मिंदा होकर कहा। अंधेरा। हाँ, ये भी बाकी सभी की तरह एक सामान्य नृत्य था। उद्धरण चिन्ह। स्कारलेट ने लाल चेहरे से कहा। क्या कोई कारण है कि उसका चेहरा इतना लाल है? शायद इसलिए कि हमें अपने शरीर को करीब लाना पड़ा। मुझे यकीन है कि यही कारण है। सेटिंग। मैंने स्कारलेट के चेहरे को देखते हुए सोचा। हारुतो, क्या कुछ गड़बड़ है? अनुप्रयोग। मेरी नजरों को देखकर उसने पूछा। शायद वह इस बात से शर्मिंदा थी कि मैं उसे गौर से देख रहा था। उसका चेहरा और भी ज्यादा लाल हो गया। लगता है उसकी हालत बहुत खराब है। उद्धरण चिन्ह। इसाबेला ने धीरे से कहा, हालांकि उसके चेहरे पर खुशी के भाव थे। उसने जो कहा वह स्कारलेट के कान तक नहीं पहुंचा, हालांकि मैंने इसे पूरी तरह से सुना। क्या बुरा हुआ? मैं अंदर ही अंदर हैरान था। हालांकि आसपास नजर घुमाने के बाद ऐसा लगा कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो स्कारलेट और इसाबेला दोनों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें मुझसे बात करते देखकर झिझक रहे हैं। रईसों और राजघरानों के बीच चर्चा में बाधा डालना असभ्य माना जाता था। शायद यहाँ से अकेले ही चले जाना सबसे अच्छा होगा। ठीक है, अगर तुम्हें मेरी जरूरत हो तो मैं टेबल पर जाकर कुछ ड्रिंक्स ले आऊंगा, मैंने चलते हुए कहा। रुको हारुतो, मैं आता हूँ, स्कारलेट ने कहा कि फिर भी मैंने उसे रोकने के लिए अपने दाहिने हाथ का इस्तेमाल किया और फिर प्रतीक्षा कर रहे रईसों की दिशा में देखा। कृपया राजकुमारी, उन्हें इंतजार कराना ठीक नहीं होगा, मैंने प्रतीक्षा कर रहे रईसों की दिशा में इशारा करते हुए कहा। स्वाभाविक रूप से स्कारलेट और इसाबेला की नजरें उस दिशा में चली गई जिस ओर मैं इशारा कर रहा था और वे दोनों एहसास से कह उठी। भले ही वे दोनों उच्च पद पर थे, लेकिन रईसों को प्रतीक्षा में रखना नासमझी थी। कोई और विकल्प न होने के कारण हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। स्कारलेट और इसाबेला से अलग होने के बाद में धीरे धीरे बेहतरीन खाने से भरी आलीशान दिखने वाली मेज की ओर बढ़ा। फिर मैंने शराब से भरा एक कप लिया। कुछ घूंट पीने के बाद मुझे हल्कापन महसूस हुआ। जैसा कि अपेक्षित था, यहाँ की शराब बहुत तीखी है। मैंने सोचा, मेरी पिछली दुनिया में मैं कानूनी तौर पर शराब पीने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ 13 साल या उससे अधिक उम्र के बाद आपको शराब पीना शुरू करने की अनुमति है।
हारुतो, अंततः मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। मैंने अपने पीछे से एक जानी पहचानी आवाज सुनी। मैंने धीरे से अपना सिर आवाज की ओर घुमाया और हिनाता नजर आए। अपनी ड्रेस पहने हुए वह वाकई खूबसूरत थी। उसके लाल बाल एक बन में बंधे हुए थे, जबकि उसके बालों का पिछला हिस्सा नीचे था। उसकी काली ड्रेस ने उसकी पीठ के ज्यादातर हिस्से को उजागर कर दिया था, जिससे उसके कट साफ दिख रहे थे। इसके अलावा उसकी कुछ कामुक छाती भी थोड़ी उजागर हो रही थी। इसमें कोई शक नहीं था कि कई पुरुष सिर्फ एक नज़र में ही उसके दिल को चुरा लेंगे। मेरे नज़रिए से वह वाकई एक बड़ी बहन की तरह दिखती है। हालांकि वह अपनी दोनों बाहें मोड़े हुए थी और मुझे नाखुश चेहरे से देख रही थी। मैं भूल गया कि मैंने वादा किया था कि मैं उसके साथ नृत्य करूंगा, है ना? मैंने सोचा और अंदर ही अंदर आह भरी। ओह राजकुमारी, मैं तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। मुझे लगा था कि मैं तुम्हें कभी नहीं ढूंढ पाऊंगा। मैंने अपने चेहरे पर राहत भरी मुस्कान के साथ कहा। ये कहना दुखद होगा कि मैं अपने वादे को भूल गया, इसलिए मैं इस तथ्य को अनदेखा कर दूंगा। हाँ, अगर मैं मूर्ख बनूंगा तो उसे कभी पता नहीं चलेगा। यह एकमात्र ऐसी बात थी जो मैं इस समय सोच सकता था। तुम मुझे ढूंढ रहे थे? वह ऐसा चेहरा बनाते हुए पूछती है जैसे वह आश्वस्त नहीं है। हाँ, मैं जहाँ भी ढूंढूं, मैं तुम्हें नहीं ढूंढ सकता। मुझे लगने लगा था कि तुम मुझे भूल गए हो। मैंने अपने अभिनय को यथासंभव वास्तविक दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। फूफू, क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि मैं ऐसी किसी बात पर विश्वास कर लूंगा? उसने ठंडे स्वर में कहा। उसकी आवाज़ सुनकर मेरा शरीर सहज रूप से सिहर उठता है। यह उस तरह की आवाज़ थी जो आप अपनी माँ से सुनते हैं जब आपको पता चलता है कि आपने कुछ बुरा किया है और आपको सज़ा मिलने वाली है। क्या मतलब है राजकुमारी? मैंने तनावपूर्ण मुस्कान के साथ अनभिज्ञता जताते हुए कहा। मुझे ये पसंद नहीं है। फिर मेरी अंतरात्मा मुझे भागने के लिए क्यों कह रही है? और उसकी ओर से अशुभ दबाव क्यों आ रहा है? तुमने कहा था कि तुम मुझे कहीं नहीं ढूंढ पाओगे। हालांकि पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था तो तुम मुख्य मंच के ठीक सामने खड़े थे। मेरी नज़र पूरे समय तुम पर थी। उद्धरण चिन्ह। उसने चेहरे पर ठंडी मुस्कान के साथ कहा। हाँ, ये कैसा संयोग है? मैंने कहा, जबकि मेरी पीठ पर ठंडा पसीना बह रहा था। स्वाभाविक रूप से मैं उसे किसी भी समय पा सकता था, लेकिन मैं वास्तव में उन रईसों के झुंड के बीच में नहीं आना चाहता था जिनकी आंखें लालच और जिज्ञासा दोनों से भरी हुई थीं। मुझसे झूठ बोलने के कारण तुम्हें मेरे साथ 3 बार नाचना पड़ेगा। उसने मेरे हाथों को कसकर पकड़ते हुए कहा। उसने मेरे हाथों को इतनी मजबूती से पकड़ा है कि वह अपनी पतली भुजाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे बस अपनी किस्मत को स्वीकार करना होगा। स्वाभाविक रूप से एक कोने में फंसा हुआ चूहा भूखे शिकारी के सामने हार मान लेता है। इसका यही मतलब होगा जब वे कहते हैं, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। मेरे चेहरे की झुर्रियां रोकना मुश्किल था। यह मेरी खुशी होगी, मैंने कमजोरी से कहा। फिर वह मुझे डांस फ्लोर की ओर ले गई जहां अभी भी लोगों की भीड़ थी। ओह, यह क्या है? सर हारुतो और पहली राजकुमारी नृत्य करने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। हाँ, पहली राजकुमारी शायद ही कभी किसी के साथ नृत्य करती है। मैं इसे याद नहीं कर सकती। ऐसी आवाज़ें सुनी जा सकती थीं। मुझे उदासी का एहसास हुआ, लेकिन स्वाभाविक रूप से मुझे जिज्ञासा हुई कि वह शायद ही कभी किसी के साथ नृत्य करती है, तो वह मेरे साथ नृत्य करने के लिए इतनी दृढ़ क्यों थी? मुझे आश्चर्य हुआ। इसके बाद हमने देर रात तक पार्टी की और अंततः सुबह 3 बजे तक पार्टी खत्म हो गई। मैं अब पूरी तरह थककर बिस्तर पर लेटा हुआ था। मुझे पूरी तरह से नींद आने में ज़्यादा समय नहीं लगा। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो मैंने खुद को एक घने जंगल में लेटा हुआ पाया। हर तरफ बड़े बड़े पेड़ थे और मेरे सिर के ऊपर एक खूबसूरत नीला आसमान फैला हुआ था। फिर मैंने अपने दोनों हाथों से धीरे धीरे अपने पैरों के नीचे नर्म रेत को महसूस किया। जैसा कि अपेक्षित था, यह एक साधारण स्वप्न होने से कहीं अधिक वास्तविक है। मैं पहले भी यहाँ आ चुका हूँ, मुझे इस बात का पूरा विश्वास है। मैं क्यों भूल गया? मैंने सोचा। हारुतो, मैंने एक बार फिर एक परिचित आवाज़ सुनी, हालांकि पिछली बार उसे सुने हुए काफ़ी समय हो गया है। मैंने अपनी नज़र आवाज़ की ओर घुमाई और एक आकृति नजर आई। हालांकि उसका शरीर हवा के एक विशाल प्रवाह में लिपटा हुआ था, जिससे उसके चारों ओर एक मिनी आकार का बवंडर बन गया था। दुर्भाग्य से उसका चेहरा देखना असंभव था। फिर वह अमानवीय स्तर की गति से जंगल के अंदर गहराई में भाग गई। वाह रुको, मैंने चिल्लाया, लेकिन उसका फिगर पहले ही जा चुका था। ओरी लाउडिस। मैंने धीरे धीरे उस मंत्र का जाप किया जिसने मेरी शारीरिक क्षमताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया और मेरे शरीर के चारों ओर एक जादुई घेरा बन गया जो उसे एक कोमल प्रकाश में लपेट रहा था।
फिर मैं उसी दिशा में दौड़ा जिस दिशा में वह गई थी। जंगल के बीचों बीच तेज रफ्तार से दौड़ना और बीच में पड़ने वाले घने पेड़ों से बचकर भागना बहुत मुश्किल था। मेरे पैर भी नंगे थे, इसलिए जमीन पर पड़ी सख्त चीजों पर पैर रखने से मेरे पैर चोटिल हो रहे थे। आखिरकार मैं जंगल से निकलकर एक खुले घास के मैदान में पहुंच गया। हवा के भावर में लिपटी लड़की की आकृति चुपचाप वहां इंतजार कर रही थी। पंत, पंत, क्या अब हम बात कर सकते हैं? मैं इतनी देर तक दौड़ने के बाद अपनी सांस को संभालने की कोशिश करते हुए पूछता हूँ। हारुतो, अंततः समय आ गया है, आवाज कहा। अध्याय 20 अनुबंध और एक अप्रत्याशित आगंतुक। आखिरकार समय आ गया है, इसका क्या मतलब है? मैं उसकी बातों से उलझन में पड़ गया। जब मैंने सोचा कि पिछली बार जब मैंने उसे देखा था तो उसने कहा था कि अभी सही समय नहीं है। तुम्हारा शरीर अब तुम्हारी शक्ति का आदी हो गया है, इसलिए अब मुझे तुम्हारी मोहर को रोकने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैं अब तुम्हारी शक्ति को दबाना बंद कर दूंगा, उसने उदास स्वर में कहा। रुको, क्या इसका मतलब यह है कि मेरे पास और भी अधिक मैना है? तुम मजाक कर रहे हो, है ना? मैं हताश होकर पूछता हूँ। क्या मेरी उपेक्षा की अंगूठी अब मेरे सभी मन को दबाने में सक्षम होगी? क्या राक्षस अब वास्तव में हमला करने में सक्षम नहीं होंगे? मैंने ठंडे पसीने से तर होकर सोचा। हारुतो, क्या तुम मेरे साथ एक अनुबंध करोगे? वह कोमल स्वर में पूछती है। अनुबंध? मैं अपना सिर झुकाकर पूछता हूँ। हाँ, ये हमारे बीच औपचारिक समझौता है और अब से हम आधिकारिक तौर पर साझेदार होंगे, वह बोली। लगभग उसी समय उसके चारों ओर हवा का भावर धीरे धीरे साफ हो गया। अब मैं उसका चेहरा देख सकता था। उसके सुंदर लंबे हरे बाल, जिनके किनारे पर एक लंबा नीला और हरा रिबन था, हवा में शान से लहरा रहे थे। उसकी लंबी एक टुकड़ा नीली पोशाक बिना आस्तीन की थी जो उसकी नंगी भुजाओं को दिखा रही थी। उसकी पतली पोशाक के दोनों ओर 2 चांदी के हीरे के आयुध स्थान थे जो हल्की हवा के साथ आसानी से नाच रहे थे। अच्छा हारुतो, तुम क्या करोगे? वह अपनी हरी आंखों से चमकते हुए पूछती है। मुझे नहीं पता कि जब हमने अनुबंध किया तो क्या हुआ। मुझे पता है कि हम भागीदार होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए, मैंने मुंह सिकुड़ते हुए कहा। सबसे पहले, ये लड़की कौन है? ऐसा क्यों लगता है कि वह मेरे बारे में मुझसे ज्यादा जानती है? वह मुझे मेरे पहले नाम से बुला रही है जैसे कि यह स्वाभाविक है, और मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे अपना नाम बताया था। मैं वास्तव में इस लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता। क्षमा करें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति पर भरोसा कर सकता हूं जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता, मैंने शांति से कहा। ठीक है, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ, उसने शांति से कहा। यद्यपि उसकी आवाज़ में कुछ निराशा थी, लेकिन हो सकता है कि यह मेरी कल्पना मात्र हो। मैं आर्या वायु आत्मा हूँ, और मैं जन्म से ही तुमसे जुड़ी हुई हूँ, हारुतो। उद्धरण चिन्ह, उसने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। हम जन्म से? मैंने उसे घूरते हुए उलझन भरा चेहरा बनाया। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ? क्या इसका मतलब यह है कि तुम मेरे बारे में मेरे इस दुनिया में आने से पहले से ही जानती हो? मैं स्पष्टीकरण चाहता हूँ। हाँ, तुम्हें याद नहीं आया कि मैंने पहले क्या कहा था? मैं ही हूँ जो हमेशा तुम पर नजर रखता हूँ, उसने अपना सिर झुकाते हुए कहा। जब से मैं पैदा हुआ हूँ, तब से वह मुझ पर नजर रख रही है। क्या उसे धरती पर होना चाहिए था, तभी यह संभव हो पाया? इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। क्या तुम इस दुनिया से नहीं थे? मैं थोड़ी ऊंची आवाज में पूछता हूँ, अभी भी उलझन भरा चेहरा बनाते हुए। नहीं, मुझे लगता है कि आप गलत समझ रहे हैं, उसने परेशान चेहरे से कहा। गलतफहमी, मैंने मुंह सिकुड़ते हुए कहा। हाँ, हम आत्माएं इस दुनिया या आपकी मूल दुनिया से नहीं हैं। हम एक आध्यात्मिक दुनिया से हैं जिसे कोई भी इंसान दृष्टि से नहीं देख सकता है। न ही कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो शारीरिक रूप से उस दुनिया को छू सके। आत्माएं दुनियाओं के बीच स्वतंत्र रूप से घूमने में सक्षम हैं। हम उन मनुष्यों के साथ अनुबंध करते हैं जिनके बारे में हमें लगता है कि वे साझेदारी करने के योग्य हैं, उसने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहा। मैं समझती हूँ, ऐसा ही है। उद्धरण चिन्ह, मेरा एक सवाल है, मैंने धीरे से अपना हाथ उठाते हुए कहा। ओह, और वह क्या हो सकता है? उसने उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए कहा। तुमने कहा था कि जब से मैं पैदा हुआ हूँ तब से तुम मुझ पर नजर रख रहे हो, तो इस हिसाब से तुम्हारी उम्र कितनी है? मैं बहुत उत्सुकता से पूछता हूँ। एक नज़र में कोई भी उसे मेरी पीढ़ी का समझ सकता है क्योंकि वह 16 साल की लड़की की तरह दिखती है। हालांकि अगर वह मुझे जन्म से जानती होती तो ऐसा करना असंभव होता। फूफू,
क्या तुम्हें कभी किसी ने नहीं बताया कि किसी महिला से उसकी उम्र पूछना असभ्यता है? उद्धरण चिन्ह। उसने अपने सफ़ेद गाल पर लाली लाते हुए कहा। हाँ, मैंने ये कहावत पहले भी सुनी है, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सका। मैंने अजीब हंसी के साथ कहा, खैर, आपके साथ अनुबंध करने से मुझे क्या लाभ होगा? मैं विषय बदलने का अनुरोध करता हूँ। चूंकि मैं पवन की महान आत्मा हूँ, इसलिए मैं आपसे वादा कर सकती हूँ कि आपकी पवन जादू शक्ति में और भी अधिक वृद्धि होगी। उसने चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान के साथ कहा, आपको आत्मिक शक्ति भी प्राप्त होगी। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि यह इसके लायक होगा। उद्धरण चिन्ह। वह कान से कान तक मुस्कुराते हुए बोली। मैं ये सोचने से खुद को नहीं रोक पाया कि वह खूबसूरत लग रही है, लेकिन मैंने अपने विचारों को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं होने देने का फैसला किया। ठीक है, अगर मैं और मजबूत हो जाऊं तो मैं आपके साथ एक अनुबंध करूंगा। मुझे लगता है कि यह इसके लायक होगा। मैंने शांति से कहा, जब मैं पहली बार इस दुनिया में आया था, तब उसने ही मेरी मदद की थी, इसलिए मुझे लगता है कि मुझे उस पर भरोसा करना चाहिए। हाँ, अब से हम साथ मिलकर काम करेंगे। उसने धीरे धीरे हमारे बीच की दूरी कम करते हुए कहा। तो फिर हम अनुबंध कैसे बनाएं? मैं उत्सुकता से पूछता हूँ। ये कठिन नहीं है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उद्धरण चिन्ह। उसने कहा और कुछ दूरी पर रुक गई जहाँ वह छू सकती थी। फिर उसने अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और मेरे चेहरे को छुआ और फिर धीरे धीरे अपना चेहरा मेरे करीब लाया जहाँ मैं उसकी सांसों को महसूस कर सकता था और हमारे होंठ आपस में मिल गए। पहली बार अपने होठों पर महसूस की गई कोमल अनुभूति से मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। लगभग 1 घंटे के बाद आखिरकार उसने अपना चेहरा हटाया और हमारे होंठ अलग हो गए। वह क्या था? मैंने लाल चेहरे से उसकी ओर घूरते हुए कहा। वह एक चुंबन था, क्या तुम नहीं बता सकते? उसने उदासीन चेहरे से कहा। बेशक, मुझे पता है कि वह एक चुंबन था, लेकिन मैं पूछ रहा था कि तुमने मुझे क्यों चूमा? मैंने चिल्लाकर कहा, ओह, क्या ये तुम्हारा पहला चुंबन था? मैं शर्मिंदा हूँ। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि तुम इसे जीवन भर याद रखोगी? उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक युवती की तरह जो एक लड़के के पहले चुंबन को चुराने से वाकई शर्मिंदा थी। फिर उसने अपनी उंगली से अपने होठों को छुआ, मानो उस सनसनी को याद कर रही हो जो उसने कुछ पल पहले महसूस की थी। क्या कोई और तरीका नहीं था जिससे हम अनुबंध बना सकते थे? मैं उसके चंचल रवैये से परेशान होकर पूछता हूँ। बेशक, इसके कई तरीके थे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से चाहता था कि हमारा अनुबंध इस तरह बने। उसने सौम्य मुस्कान के साथ कहा। क्यों? मैं उसके जवाब से उत्सुक होकर पूछता हूँ। इतनी खूबसूरत लड़की का मेरे जैसे किसी व्यक्ति के लिए गिरना मेरे दिमाग में कभी नहीं आया। ऐसा कोई तरीका नहीं है। आपको वास्तव में अपने आप पर अधिक विश्वास रखने की आवश्यकता है। उसने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा, जैसे कि वह मेरे विचारों को समझ रही हो। मेरे दाहिने हाथ पर अजीब प्रतीकों वाला एक जादुई चक्र प्रकट हुआ। यह क्या है? मैं हाथ ऊपर उठाकर पूछता हूँ। ओह, ये तो पहले ही आ चुका है। इसमें जितना समय मैंने सोचा था उससे कम समय लगा। ये हमारे अनुबंध का प्रमाण है। उद्धरण चिन्ह। उसने प्रसन्नता से कहा, हमारे अनुबंध का प्रमाण दीजिए। उद्धरण चिन्ह। मैंने जादुई घेरे पर प्रतीकों को देखते हुए कहा, यह एक पेंटाग्राम जैसा दिखता है। जैसे ही मैंने प्रतीकों को देखना शुरू किया, मेरा सिर हल्का महसूस होने लगा। लगता है अब तुम्हारे जागने का समय हो गया है, आलिया ने धीरे से कहा। मैं जाग रहा हूँ। जैसे ही जंगल का दृश्य सफ़ेद हो गया, मेरी चेतना लुप्त होने लगी। सब कुछ धीरे धीरे धुंधला हो गया। आह, ये तो बहुत चमकीला है। मैंने खिड़की से आती सूरज की रोशनी से आंखें मूंद लीं। एक हल्की सी जम्हाई लेते हुए मैं धीरे से बिस्तर से उठी और अलमारी की ओर बढ़ी ताकि आज पहनने के लिए सूट चुन सकूं। तभी तारांकन दस्तक। मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। इतनी सुबह सुबह वह कौन हो सकता है? मैंने सोचा, ऐसा लगता है कि यह वही लड़का है जिसने पिछली रात तुम्हें चुनौती दी थी। मैंने उलझन भरा चेहरा बनाया, क्योंकि मुझे जवाब की उम्मीद नहीं थी। ये कौन है? मैं गंभीर चेहरे से पूछता हूँ। ओह, क्या तुम मुझे पहले ही भूल चुके हो? कितना क्रूर साथी। आवाज ने कहा, आश्चर्य और दुख दोनों को मिलाओ। रुको, क्या यह आलिया है? मैं कुछ अचंभित होकर पूछता हूँ। तो आपको अंततः याद आ गया कि मुझे लगता है कि मुझे पूरी तरह से भुलाया नहीं गया था। आखिरकार आपको पासिंग ग्रेड मिला है। उसने कुछ प्रसन्न होकर कहा, ये लड़की। मैंने बुदबुदाया, आपसे मेरे सिर के अंदर उसकी आवाज़ सुनना वाकई कष्टप्रद होगा। तारांकन दस्तक। दरवाजे के पीछे से फिर जोरदार दस्तक हुई। मैं धीरे धीरे उस ओर बढ़ा। हाँ,
मैंने कहा, एक बार मैंने दरवाजा खोला। ओई, तो आपने अंततः अपना दरवाजा खोलने का फैसला किया है, अब हमारा द्वंद्व शुरू हो सकता है। उसने मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। वह एक जाना पहचाना चेहरा था। कल रात हिंदू भोज में मुझे जो लड़का मिला था, वह अब मेरे दरवाजे पर खड़ा था।